छात्रों का स्वागत। हमारे अतीत भाग एक सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं का ये अध्याय 5वां, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो हम इस अध्याय के 4 वीडियो बनाए। ये भाग चौथा और ये अंतिम वीडियो है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का जनता और राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों पर जो किस तरह का असर पड़ रहा था उसके बारे में आपने भाग 1, 2 और 3 में आपने देखा। 1857 की बगावत की घटना के लिए एक जो तात्कालिक कारण सामने आया, जो 53 इनफील्ड नाम की बंदूक में जो कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी, ऐसी अफवाहें फैली। और उसके बाद लोगों ने इस बंदूक का जो ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान उसका इस्तेमाल करने पर उन्होंने मनाही कर दी। और उस छोटी सी घटना के बाद जो है मंगल पांडे और उन्होंने मना कर दिया। बाकी अन्य जो सिपाही थे जिन्होंने मना किया था, उनको कोर्ट मार्शल होकर उनको सजा हुई। हमने पिछले अध्याय में देखा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि चित्र जो 7 है उसमें विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। और शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचे गए और ये गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी और खींचकर खींच रहे थे। और उनकी कतार लगभग 7 मील की थी, मतलब लगभग 10 किलोमीटर की। आप यहाँ देख सकते हैं हाथी या तोपें लगी हुई है और यहाँ सैनिक घोड़सवार होकर जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं, उस समय का एक चित्रकार ने निकाला यह नज़ारा है। अभी आगे देखिए ये कंपनी का पलटवार कैसा हुआ। अभी हमने देखा जो कुंवर सिंह है, तात्या टोपे है, झांसी की रानी है, बाजीराव पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब पेशवे है कानपुर से। उन्होंने जो है अंग्रेज़ों को वहाँ से खदेड़ दिया था। जैसा कि लखनऊ के नवाब ने फिर दोबारा सत्ता ग्रहण कर ली थी, हजरत महल ने और उनका बेटा। तो इस तरह कई जगह पर जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था या बाकी उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्रों में उथल पुथल की स्थिति पैदा हुई थी। उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजों को मंगाया और विद्रोह को सजा देने के लिए उन्होंने नए प्रकार के कानून बनाए। और विद्रोहियों के जो मुख्य केंद्र थे, जैसा कानपुर, लखनऊ, बरेली, दिल्ली, ऐसे अलग अलग स्थानों पर उन्होंने विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर उन्हें धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में फिर दोबारा उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था। जैसा आपको मालूम है कि दिल्ली पर, जैसा कि मेरठ से जो सिपाही निकले और उसके बाद नर्मदा नदी, यमुना नदी पार करके उन्होंने रातों रात जो है दिल्ली के बादशाह शाह आलम, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है, उनको उन्होंने अपना मुगल सम्राट, उन्होंने देश का सम्राट घोषित किया था। तो उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर दोबारा फिर एक बार कब्जा कर लिया। अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, उनके ऊपर उन्होंने मुकदमा चलाकर उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनके 2 बेटे और प्रपोत्रों को उनके आंखों के सामने उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जो थी जीनत महल, अक्टूबर 1858 में उनको यांगून के जेल में भेजा और इसी जेल में 1862 में जो बर्मा, उस समय का नाम बर्मा और आज का वर्तमान नाम म्यांमार है, वहाँ पर बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हुई। तो इस तरह अंग्रेज़ों ने किस तरह का रवैया मुगल सम्राट के साथ किया, सैनिकों के साथ किया, जो जिन्होंने उसका विरोध किया था उन लोगों के ऊपर उनने कानून बनाए, उनको सजाएं दी। किसान, मतलब हर तबके को उन्होंने फिर दोबारा जो है ये कोशिश की, दबाने की कोशिश की, ताकि लोग दोबारा हमारे खिलाफ किसी प्रकार का विद्रोह ना करें।
अब उसके बाद उन्होंने किस तरह के बदलाव किए वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो उनके ऊपर आक्रमण या विद्रोह करने जो विद्रोह किया था दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, तो उनको उन्होंने दबाने की कोशिश की। अभी जैसा कि अंग्रेजों ने दिल्ली को फिर एक बार दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हुआ, क्योंकि ये जो विद्रोह की जो चिंगारी थी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में फैल चुकी थी। चाहे वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, राजस्थान का भाग हो, बिहार का क्षेत्र, जैसे वहाँ से आरा से कुंवर सिंह थे, जैसा नसीराबाद जो राजस्थान के अंदर है, सागर है, नीमच है, तो इंदौर है, कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों के विरुद्ध वह शामिल हो चुके थे। जैसा कि आपको बता, उनका नेतृत्व जैसा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, जैसा कि तात्या टोपे जो मध्य भारत के जंगल से वह छापामार लड़ाई लड़ रहे थे, जैसा कुंवर सिंह जो है वह वहाँ से बिहार से जो है वह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसके अलावा जो लखनऊ के जो नवाब थे वो उनके खिलाफ हो गए थे। तो कई सारे जो पुराने रियासतदार, राजे, रजवाड़े, ये सब उनके विरुद्ध चले गए थे। इतना ही नहीं, यहाँ के जो जमींदार, किसान और जो सभी आम जनता वो उनके विरुद्ध खड़ी हो चुकी थी। अब दिल्ली उनके कब्जे में आ गई, इसका मतलब उन्होंने पूरे विद्रोह को दबा दिया, ऐसा मतलब था ही नहीं। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को लगभग 2 साल लगे और उनको और अधिक दमक और फौज फाटा उनको इंग्लैंड से बुलाना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि ये विद्रोह कितना बड़ा था। जैसा कि हमने सीताराम फांडे का जो स्रोत फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार तक, ये हमने उनके किताब के कुछ तथ्यों को हमने देखा जो उनके किताब में लिखे। इसके अलावा विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर का जो किताब है माझा प्रवास या मेरी यात्रा, उसके संदर्भ में भी आपको हमने बात बताई कि वो किस तरह की स्थिति वहाँ जब इस तरह का जो चल रहा था, माहौल बन रहा था, तो ये दोनों ही लोग एक तो सैन्य में थे और दूसरे जो है जनरल, वह जो बात हो रही थी उसका उन्होंने सब कुछ अपने लेखनी के द्वारा लेखन करके रखा है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि स्थिति काफ़ी गंभीर बन चुकी थी। लेकिन कई लोगों का निजी स्वार्थ है, उद्देश्य अलग अलग, और उनको इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका एक साथ लेकर जाने का नेतृत्व करने वाला ठीक ठाक नहीं रहा, सभी का सहयोग नहीं मिला, और ये सब कुछ जो है उसके अपयश के कारण है। जैसा कि मार्च 1858 में लखनऊ का अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और अपने छोटे से दत्तक पुत्र दामोदर को पीठ पर बांधकर उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, और सामना करते करते झांसी की रानी उसमें उनकी शहीद हुई, हम ये कह सकते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई का, जो मध्य भारत में अवंतीबाई ने भी अपने 4000 सैनिकों को खड़ा करके अंग्रेजों को वो ललकार रही थी, उनका उन्होंने सामना किया था। उनका खेड़ी का विजय भी हो चुका था, और विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया, और उसके बाद वो भी शहीद हुई। इस तरह कई सारे लोगों का अपना योगदान है। इसके अलावा तात्या टोपे, इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। ये छापा मार पद्धति से अंग्रेज़ों को उन्होंने काफ़ी परेशान किया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से वह अंग्रेज़ों को परेशान किया, छापा मार वो युद्ध लड़ते रहे, लेकिन उनका भी इसी तरह अंत हुआ। जिस तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोह की ताकत हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। शुरुआती दौर में आप देखते हैं जैसा कि लखनऊ हुआ, इसके अलावा लखनऊ है, बाकी जो जगह था दिल्ली है या कानपुर है, जब उनके पास बड़े तेज गति से सब चीज़ें उनके पास आई थी, काफ़ी उनको सफलता हासिल हुई थी, जीत इनकी हुई थी, और उतनी ही ताकत से यह हार जब होने लगी तो इनकी हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने क्या क्या प्रयास किए उसके बारे में हम देखेंगे। अब जो लोग, जैसा कि अंग्रेजों के द्वारा विद्रोहियों पर मुकदमे
करने का उन्होंने कानून बनाया, फरमान निकाले, लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। जो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहेगा, अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन्होंने विद्रोह किया, उनके नाम यदि उनको वो बताते हैं तो उनको हमारी तरफ से पूरी सहयोग मिलेगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। और उसके बाद उन्होंने इनामों का ऐलान भी कर दिया कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी भी प्रकार का विद्रोह न करें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका ज़मीन पर आपके परंपरागत अधिकार आपके बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वह अंग्रेज़ों को आत्मसमर्पण करते, सरेंडर होते हैं, तो और यदि उन्होंने किसी अंग्रेज अफसर की या सिपाही की हत्या नहीं की है तो वो सुरक्षित है। ज़मीन पर उनका उत्तराधिकार, उनका अधिकार रहेगा, उनकी दावेदारी रहेगी। लेकिन यदि उन्होंने किसी अंग्रेज अफसर या सिपाहियों को मारा है या उनको हत्या की है तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर भी उन्होंने मुकदमे चलाए। कई को फांसी पर तक उन्होंने लटका दिया। तो इस तरह आप देखिए कि मुकदमा इन्होंने किस तरह की कार्रवाई करनी शुरू की। अभी अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद को उड़ा देती है चित्रकार ने। जैसा कश्मीरी गेट, लाहौर गेट, इस तरह का दिल्ली शहर में आने के जो मुख्य प्रवेश द्वार है, तो किसी चित्रकार ने यहाँ देखिए यह काफ़ी आनंद उत्सव मना रहे हैं। ये अंग्रेज को आप देख सकते हैं, और ये आपका कश्मीरी गेट है, वो उसको उन्होंने बम से उड़ा दिया और उसके बाद दिल्ली शहर में प्रवेश किया। इस तरह का उस समय के चित्रकार ने ये चित्र निकाला हुआ है। उसके बाद आप और एक आगे चित्र देखिए। अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है, वो उसका एक चित्र है। या देखिए कैसा ये खुशी मना रहा है। ध्यान से आप देखेंगे किस तरह कलाकार अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो विद्रोही है उनको कैसे मार रहे हैं और ये काफ़ी खुशी मना रहे। इस तरह का वो चित्र, हमेशा उनको बहादुरी भरी चित्र और अतिशयोक्तिपूर्ण चित्र दिखाने की अंग्रेजों को आदत थी। अब विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण उन्होंने पा लिया था। लेकिन अब ये पहली वाली नीति के सारे शासन नहीं चला सकते थे, क्योंकि उनको मालूम थे जैसा विलय नीति है, उत्तराधिकार कानून है या दत्तक विधान नामंजूर है, जो राज्यों को अपने साम्राज्य में ज़बरदस्ती मिलाने की बात है, तो ये सब करके अब भारत के ऊपर हम शासन नहीं कर सकते, क्योंकि 1857 के विद्रोह से उन्होंने सबक सीख ली थी। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो क्या बदलाव थे उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति 1857 के विद्रोह के बाद हुई। यह सबसे बड़ा बदलाव था। कंपनी, पहले ये जो कंपनी की जो सेना थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तब तक ये कोई ब्रिटिश संसद के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग नहीं थे। अब सीधा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में भारत की सत्ता चली गई। अब उसमें भारतीय मामलों में वो बेहतर ढंग से उसको वह संभाल सकती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया। अब उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा उसको दे दिया, और इसको जो भारत मंत्री है उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसको इंडिया काउंसिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया। उसके पहले जो है गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब उसके स्थान पर वायसराय ये पद आ गया। अब इसका और एक बहुत बड़ा बदलाव क्या हुआ, इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि उसको घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ली। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोलबाला था, जैसा कि आप जानते हैं ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी, और धीरे धीरे करके उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का बक्सर की लड़ाई के बाद दीवानी का अधिकार अपने हाथ में लिया। जो पहले इंग्लैंड से सोना चांदी लेकर यहाँ की चीज़ें उनको खरीदनी पड़ती थी,
अब जब उनके पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली तो उनका सोना चांदी सब कुछ आना बंद हो गया और यही की चीज़ों को खरीद कर वह अपने देश में ले जाते थे। और आपको नील की खेती के बारे में भी कैसे बागान खेती होती थी। अन्य अंग्रेजों ने देश को आर्थिक दृष्टि से या लूटने का ही काम किया। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षत्र पर कब्जा नहीं होगा, क्योंकि इसी तरह का उदाहरण आपको मालूम है, जैसा कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में जो एक नीति शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, उसमें संबलपुर, इसके अलावा झांसी, हाँ, सतारा, तो ये जिनको उनके अपने खुद के पुत्र नहीं थे, वारिस नहीं थे, ऐसे दूसरों के बच्चों को दत्तक पुत्र लेने से उन्होंने मना कर दिया था। जैसा नाना साहब पेशवा का, बाजीराव पेशवा द्वितीय की मृत्यु होने के बाद नाना साहब पेशवा को, जो उनके बाजीराव पेशवे के सौगोत्र भाई थे, दोंडोपंत इनका नाम, नाना साहब पेशवा का नाम, तो उनको उन्होंने अपना दत्तक पुत्र ले लिया था। लेकिन बाद में उन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने मना कर दिया, जो उनके पिता को, जैसा कि 1818 में मराठी शाही समाप्त, इन्होंने सहायक संधि के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया था और उसके बाद पेशवे को पेंशन देकर उन्होंने निर्वाह करने की बात कही थी। और उसके तहत जब बाजीराव पेशवा द्वितीय का मृत्यु हो गया तो नाना साहब का कहना यह था कि आप मुझे पेशवा की उपाधि और दूसरा जो पेंशन मेरे पिताजी को मिलती थी वो मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया था। और जिसके कारण 1857 के विद्रोह में नाना साहब पेशवा जो है वह अंग्रेजों के विरुद्ध चले गए थे। अब यह उन्हें अपनी रियासत, अपनी वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। यह सबसे बड़ा बदलाव आ गया। और पहले जैसा कि ऐसा यदि कोई राजा है और उसका खुद का पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र नहीं ले सकता था, उसका सीधा साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर उसको विलीन किया जाता था। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वह ब्रिटेन के रानी के अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की उन्होंने छूट दी। तीसरा और क्या बड़ा बदलाव हो गया, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। अब वो ऐसा फैसला क्यों किया, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, बैरकपुर है या मेरठ है या कानपुर है या दिल्ली है, वहाँ पर जो शुरुआत हुई थी वो एक रेजिमेंट के लोग दूसरे रेजिमेंट के लोगों को, जैसा कि कारतूस प्रकरण की अफवाहें फैला रहे थे या वो हमारी धार्मिक भावनाओं का ये अंग्रेज लोग जो है दुखी कर रहे हैं, तो इसके कारण जो है इतना बड़ा 1857 के विद्रोह की चिंगारी फैली थी, जिसका कारण जैसा कारतूस प्रकरण था ही, तो इसलिए उनको लगा कि यदि भारत के ऊपर हमको शासन करना है तो हमको अपने वफादार यानी इंग्लैंड से लाए हुए सैनिकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और इसलिए उन्होंने यहाँ के सैनिकों की संख्या कम कर दी। ये भी तय किया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय गोरखा, सिखों और पठानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको भर्ती किया जाए। चौथा और जो बदलाव आ गया, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की, क्योंकि उनको ऐसा मुसलमानों को 1857 के विद्रोह के दृष्टि मतलब देखा जाए तो उनको ऐसा लगता था, वो उनको संदेह व शत्रुता के भाव से देखने लगे। अंग्रेजों को लगता था कि विद्रोह इन्होंने ही खड़ा कर दिया और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता, जैसा कि लगा कि मुसलमानों ने घोषित किया और उनको मुगल सम्राट बनाया, और इसलिए उनकी संपत्ति बड़े पैमाने पर उन्होंने जब्त की। पांचवा जो बड़ा कारण है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वह भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में का सम्मान करेंगे, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्योंकि उसके पहले उन्होंने एक कानून बनाया था कि यदि कोई भी ईसाई धर्म स्वीकारता है तो उसके जो पुरखों की संपत्ति है उसमें किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी। तो इसलिए लोगों को लग रहा था कि ये धीरे धीरे करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और यहाँ के धर्म, रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों के स्थायित्व देने की नीति भी उन्होंने बनाई। तो इस प्रकार 1857 के इतिहास का एक ये नया चरण शुरू होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको मैप बड़ा इम्पोर्टेंट है।
आपकी पीडब्ल्यूडी की एग्ज़ाम हो, आपकी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हो या कोई भी आपकी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ये प्रश्न मानचित्र दिखाने के लिए आपको आ सकता है। तो आप यहाँ देखिए, फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में आता है। जो मुख्य विद्रोह के प्रमुख केंद्र फैज़ाबाद, लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश के राजधानी वर्तमान, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ और दिल्ली, ये प्रमुख ठिकान थे। आप यहाँ देख सकते हैं सियालकोट इस समय पाकिस्तान में है, यह लाहौर पाकिस्तान में है, ये फिरोजपुर, जलंधर और फिलौर ये भारत में आता पंजाब में, यह सहारनपुर यूपी में है, यह रोहतक आपका दिल्ली हरियाणा में है, बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, फतेहगढ़, नवाबगंज, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बनारस, कानपुर, प्रतापगढ़, ये सभी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं। दानापुर ये बिहार में आता है, जैसा जबलपुर, सागर यह मध्य प्रदेश में आते हैं। यह महू मध्य प्रदेश में है, नीमच मध्य प्रदेश, नशीराबाद आपका यह आता है राजस्थान के अंदर। तो 1857 की चिंगारी आप देखते हैं कि भारत के कई पर्टिकुलर उत्तर भारत में कई सारे क्षेत्रों में फैल चुके थे और उसके प्रमुख केंद्र दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और फैजाबाद थे। आगे आप देखिए कि परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर ये क्या है, रिसोर्स क्या, अन्य स्रोत। 1857 में भारत में विद्रोह फैला। उसी समय चीन के दक्षिणी भाग में भी विशाल जन विद्रोह फैल रहा था। जब जनता के जैसा चाहती वैसा सरकार यदि नहीं चलाती है, ज़्यादा टैक्स लगाती है, अन्याय करती है, अत्याचार करती है और सभी लोग समदुखी होते, तब किसी शासक के विरुद्ध, अनियंत्रित जुल्मी शासक के विरुद्ध लोग इकट्ठा होकर उनके खिलाफ जन विद्रोह करते हैं। ये विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 में मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग जिक्वांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हांग जिक्वांग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया। उन्होंने वापस चीन में, आपको मालूम, बौद्ध धर्म में है। जो हांग जिक्वांग ने धर्मांतरण किया, अपना जो धर्म था उसको छोड़ दिया और ईसाई धर्म को स्वीकारा, और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ था। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाए। उनका ऐसा कहना था, ईसाई धर्म मानना चाहिए और किसी के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। सामाजिक वर्गों में जैसा कि स्त्री और पुरुषों के बीच में जो भेदाभेद होता है, लिंग भेद होता है, वो भेद नहीं होना चाहिए। स्त्री और पुरुष ऐसा कोई भेद नहीं होना चाहिए। जहाँ अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए और वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। तो ये ऐसा हांग जिक्वांग को लगता था। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए, जैसा यह क्विंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद की। तो इस तरह आप देखते हैं कि अन्यत्र सर्वत्र शांति के सुख के लिए भी लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं। और बाद में अंग्रेज़ों ने 1859 यानी 2 साल तक विद्रोहियों को दबाते दबाते आखिरकार 1857 का विद्रोह ने दबा दिया। तो इस तरह आपका यह काफ़ी बड़ा चैप्टर था, उसके हमने 4 वीडियो बनाए। आप इन वीडियो को आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और उसमें आप कमेंट में लिखिए कि यह आपको पसंद आया। धन्यवाद।